हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑन एन एवरेज हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 122। ये बात करता है पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सो सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? एनी टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स रजिस्टर्ड पर्सन एंड पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दोनों ही व्यक्ति को यहाँ पर इंक्लूड करता है। ठीक है, सो कोई भी टैक्सेबल पर्सन कोई भी स्पेसिफाइड ऑफेंसेस करता है। सो यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है, वो लिस्ट में से कोई भी ऑफेंसेस यहाँ पर करता है टैक्सेबल पर्सन, तो यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी कितना रहेगा? तो 10,000 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। ठीक है, अगर टैक्स इवेजन किया तो टैक्स इवेडेड अमाउंट। अगर सेक्शन नंबर 51 का केस है तो जितना टैक्स डिडक्ट नहीं किया है या शॉर्ट डिडक्ट किया या डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। सेक्शन नंबर 52 के केस में जितना टीसीएस नहीं कलेक्ट किया या फिर शॉर्ट कलेक्ट किया या गवर्नमेंट को जो है पेमेंट नहीं किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली और रिफंड क्लेम फ्रॉडुलेंटली। सो जितना अमाउंट आपका टैक्स का इन्वॉल्व है और 10,000 रुपीज, इनमें से आपको देखना विच एवर इज हायर जो होगा वो आपका पेनल्टी लगाया जाएगा। जो भी पेनल्टीज हम इस चैप्टर के अंदर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सीजीएसटी एक्ट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। हम यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। सो इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ एसजीएसटी एक्ट का भी रहेगा। और अगर आईजीएसटी का केस है तो उस केस में आपको पेनल्टी का अमाउंट डबल कर देना। ठीक है, सो 10,000 यहाँ अंडर सीजीएसटी है, 10,000 अंडर एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी का केस है तो 20,000 रुपीज। सो ये पेनल्टी रहेगा अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन स्पेसिफाइड ऑफेंसेस करता है। अब देखते हैं स्पेसिफाइड ऑफेंसेस कौन से। तो यहाँ पर 21 डिफरेंट ऑफेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे ऑफेंसेस को कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सो कौन कौन से ऑफेंसेस है? ऑफेंसेस रिलेटेड टू इनवॉइस हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, रिलेटेड टीसीएस टीसीएस टीडीएस के रिगार्डिंग हो गए। सो ये कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ चाहे तो रेफर कर सकते हैं। ये सारा लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सो ऑफेंस रिलेटेड टू आईटीसी क्या हो गया कि आपने गलत तरीके से आईटीसी अवेल किया है, एक्चुअल में गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुआ है लेकिन आपने आईटीसी अवेल कर दिया है। या फिर कोई आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसने गलत तरीके से आईटीसी अवेल किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने फ्रॉडुलेंटली रिफंड लिया है या फिर गलत तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, सो लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। और नेक्स्ट क्या दिया है? ऑफेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड अदर ऑफेंसेस। सो ये सारे 21 ऑफेंसेस का लिस्ट दिया है। अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो 10,000 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, विच एवर इज हायर जो रहेगा उतना पेनल्टी आप पे लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? पेनल्टीज अंडर सेक्शन 122(1)(a। ये क्या बोलता है? एनी पर्सन। सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 1 में हमने देखा था टैक्सेबल पर्सन के बारे में। ठीक है, यहां पर क्या बोला है? एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है या फिर बेनिफिट ले रहा है इन फॉलोइंग ऑफेंसेस का, तो यहां पर उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कौन कौन से ऑफेंसेस है? तो 4 वही ऑफेंसेस दिए जो ऊपर हमने देखे उनमें से ही दिए हुए हैं। सो कौन फर्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस और इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस, मतलब आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन इनवॉइस आपने इशू नहीं किया। सेकंड क्या दिया है? आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, बिल इशू कर रहे हो विदाउट मेकिंग सप्लाई, मतलब सप्लाई नहीं है लेकिन इनवॉइस इशू कर दिया। थर्ड क्या बोला है? आप आईटीसी अवेल कर रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। और फोर्थ क्या दिया हुआ है? अवेल और डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी बाय एन आईएसडी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 20। सो चार केसेस कौन से देखे? पहला, आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो। दूसरा, आप इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में सप्लाई नहीं कर रहे हो। तीसरा, आप आईटीसी अवेल कर रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। और फोर्थ क्या दिया है? कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो सेक्शन नंबर 20 का वायलेशन कर रहा है। सो इन 4 केसेस में पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितना रहेगा? तो जितना आप टैक्स इवेड करते हो, द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और आईटीसी अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन, जितना आईटीसी गलत लिया है या जितना आपने टैक्स इवेजन किया है उतना ही इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1A 1B। ठीक है, ये क्या बोलता है? एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये सेक्शन ईसीओ के बारे में दिया हुआ है। अब ईसीओ के रिगार्डिंग यहाँ पर May 24 में काफी सारे अमेंडमेंट्स दिए थे। ठीक है, जिसमें अलाउ किया था कि पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के द्वारा कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता था और कंपोजिशन सप्लायर जो है वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं था सप्लाई करने के लिए। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या होगा? वो पर्सन भी यहाँ पर अलाउ कर दिया है। उनको कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको यहाँ पर पैन फर्निश करना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और जो भी कंडीशंस दी हुई है, जैसा कि कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सो अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सेक्शन क्या बोलता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो अलाउ करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ थ्रू इट बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन
अदर देन अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर उसको अलाउ करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अलाउज एन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ कर देता है। और थर्ड क्या बोला है, फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स ऑफ स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 4। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के चैप्टर में देखा था कि ईसीओ को यहाँ पर रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 8, ठीक है। सो अगर वो अपना रिटर्न फर्निश नहीं कर रहा, ये तीन में से कोई भी ऑफेंसेस यहाँ पर वो कर रहा है, कौन कौन से थे, पहला वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर रहा है सप्लाई के लिए, दूसरा कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ कर रहा है, और थर्ड वो फर्निश नहीं कर रहा है अपना स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 4। सो इन केसेस में यहाँ पर ईसीओ को यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। जो सप्लायर है उस पर तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन सेक्शन 122 1 बी क्या बोलता है कि ईसीओ को भी यहाँ पर पेनल्टी लगाया जाएगा, और पेनल्टी कितना रहेगा, तो हायर ऑफ द अबाव, क्या क्या बोला है, ₹10,000 और एन अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितना टैक्स का अमाउंट था और ₹10,000, विच एवर इज हायर जो रहेगा उतना पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी जो है वो सीजीएसटी एक्ट का दिया हुआ है, अगर एसजीएसटी रहेगा तो इक्विवेलेंट अमाउंट रहेगा, और अगर आईजीएसटी है तो डबल अमाउंट का आपको पेनल्टी रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेक्शन 122 1B। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन 2, ठीक है। ये बात करता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में बोला है कि कोई भी रजिस्टर, यहाँ पर 5 तरह के ऑफेंसेस दिए हों, कौन कौन सा, अगर वो कोई भी सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का और उस पर टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, या तो फिर टैक्स का पेमेंट कर रहा है लेकिन शॉर्ट पे कर रहा है, और थर्ड क्या बोला है, इरोनियसली रिफंड ले रहा है, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रॉन्गली अवेल कर रहा है या फिर रॉन्गली यूटिलाइज कर रहा है। कौन कौन सी चीजें देखिए, 5 केसेस यहां पर है। पहला टैक्स नॉट पेड, दूसरा टैक्स शॉर्ट पेड, तीसरा एरोनियसली रिफंड लिया है, चौथा आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया है, और पांचवा आईटीसी गलत तरीके से यूटिलाइज किया है। इन 5 केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन जो रहेगा उसको यहाँ पर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो पेनल्टी कैसे लगाएगा, तो देखना है, अगर ऑफेंसर जो है वो फॉर रीजंस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, फ्रॉड करके उसने ऑफेंस किया है, उस केस में पेनल्टी कितना रहेगा, ₹10,000 और 100% ऑफ द टैक्स ड्यूज, जितना उसका टैक्स ड्यूज था उसका 100% और 10,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, उस केस में पेनल्टी कितना दिया हुआ है, ₹10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यूज विच एवर इज हायर, ठीक है। सो आपको देखना है, अगर फ्रॉड का केस है तो ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यूज, और अगर फ्रॉड का केस नहीं है उस केस में 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स ड्यूज, ये पेनल्टी उस पर लगाया जाएगा। सेक्शन हमने देखा सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3। ये क्या बात करता है, एनी पर्सन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सेक्शन किसके लिए दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन बोल रहा है, टैक्सेबल पर्सन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोल रहा है, एनी पर्सन बोल रहा है, ठीक है। सो अगर कोई भी पर्सन ने ये 5 ऑफेंसेस यहां पर किए हैं, ठीक है, 5 ऑफेंसेस कौन सा है, पहला दिया है एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द 21 ऑफेंसेस, मतलब वो जो 21 ऑफेंसेस का लिस्ट देखा हमने, उन ऑफेंसेस को करने में प्लानिंग करता है या हेल्प करता है किसी भी तरह से अगर वो इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, डील्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, मतलब कोई भी ऐसे गुड्स में डील कर रहा है जो कि लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, ठीक है। थर्ड क्या दिया है, receives or deals with any supply of service which he has reasons to believe are in contravention of the any of the provisions of this act, ठीक है। सो कोई भी सर्विसेज में डील कर रहा है जो कि कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को। फोर्थ क्या दिया, फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, मतलब अगर उसको समन इशू किया गया और वो ऑफिसर के सामने अपीयर ही नहीं करता है, या फिर अपीयर करता है लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए, जो एविडेंस उससे मांगे गए वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और लास्ट क्या दिया, फेल्स टू इशू इनवॉइसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अगर उसने इनवॉइस इशू नहीं किया या फिर प्रॉपर तरीके से वो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स यहां पर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सो इन 5 ऑफेंसेस के केस में पेनल्टी कितना बोला गया है, तो मैक्सिमम पेनल्टी बोला है 25,000 ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब 25,000 ईच रहेगा, और अगर आईजीएसटी का केस है तो पेनल्टी यहां पर ₹50,000 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा 122 सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। आप पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, मैं सारे सेक्शन आपको याद करा दूंगा। सबसे पहला सेक्शन क्या दिया है, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1, ये बात करता है 21 ऑफेंसेस अगर आपने किए हैं, किसने, कोई भी टैक्सेबल पर्सन ने, तो यहाँ पर पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी कितना रहेगा, तो ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर जो रहेगा उतना पेनल्टी लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन दिया था सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1A। 1A बात करता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो हेल्प ले रहा है या फिर जो बेनिफिट ले रहा है कोई भी ऑफेंसेस का। 4 ऑफेंसेस यहाँ पर दिए होते हैं, कौन कौन से, पहला सप्लाई कर रहा है विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, दूसरा इनवॉइस इशू कर रहा है विदाउट मेकिंग एक्चुअल सप्लाई, तीसरा आईटी से अवेल कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, और चौथा क्या था, कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने एक्चुअल में आईटी से अवेल कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है गलत तरीके से, जो सेक्शन नंबर 20 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर रहा है।
इन चारों ही केसेस में यहाँ पर पेनल्टी कितना रहेगा, तो जितना अमाउंट आपका टैक्स का इन्वॉल्व है, जितना आपने टैक्स इवेड किया उतना इक्विवेलेंट आपका पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1B, ये बात करता था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में। ठीक है, उस केस में हमने 3 केसेस देखे थे। पहला, अगर कोई भी ईसीओ अलाउ करता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज थ्रू इट अदर देन द पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या था, अगर ईसीओ अलाउ करता है इंटर स्टेट सप्लाई। और तीसरा क्या था, ईसीओ फेल्स टू फर्निश स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 8। अगर इन तीनों में से कोई भी ऑफेंसेस करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी कितना था, 10,000 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, विच एवर इज हायर जो रहेगा उतना पेनल्टी लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 2, ये बात करता है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन के बारे में दिया था, सॉरी एनी रजिस्टर्ड पर्सन की केस में आपको 5 चीजें देखनी है। कौन सा, अगर टैक्स नॉट पेड है या शॉर्ट पेड है या इरोनियसली रिफंड है या फिर आईटीसी गलत अवेल्ड किया है या फिर आईटीसी गलत यूटिलाइज किया है, इन 5 ऑफेंसेस में पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी कितना रहेगा, तो अगर फॉर रीजंस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है तो पेनल्टी रहेगा 10,000 रुपीज और 100% ऑफ द टैक्स ड्यूज विच एवर इज हायर। और अगर फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट है तो पेनल्टी कितना रहेगा, 10,000 रुपीज और 10% टैक्स ड्यूज विच एवर इज हायर जो रहेगा वो पेनल्टी रहेगा। और लास्ट सेक्शन हमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3, इसके अंदर 5 ऑफेंसेस दिया है। कौन बोला है, तो एनी पर्सन, कोई भी एनी पर्सन अगर ये 5 ऑफेंसेस करता है, कौन कौन से है, या तो एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द 21 फॉलोइंग ऑफेंसेस। उसके बाद सेकंड क्या था, डील्स विद सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। थर्ड क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस व्हिच कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। चौथा क्या था, फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स। और पांचवा क्या है, फेल्स टू फर्निश इनवॉइसेस, फेल्स टू इशू इनवॉइसेस, या फिर गलत तरीके से अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाता है। सो इन 5 ऑफेंसेस के केस में पेनल्टी कितना रहेगा, 25,000 मैक्सिमम रह सकता है, और आईजीएसटी का केस है तो 50,000 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर सेक्शन नंबर 122 डन एंड डस्टेड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 123 जो है फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये हम रिटर्न्स चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये सेक्शन नंबर 124, ये बात करता है फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिक्स। ये सेक्शन क्या बात करता है, देखिए, इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 151 में क्या बोला है कि कमिश्नर अगर चाहे तो कोई भी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन या रिटर्न यहाँ पर मंगवा सकता है किसी भी मैटर के रिलेटेड। ठीक है, सो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर फेल्स टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन या रिटर्न वो फर्निश नहीं करता है, या फिर सेकंड क्या दिया है, फर्निश कर रहा है लेकिन वो गलत फर्निश कर रहा है, willfully furnishes or cause to furnish any information or return which he knows to be false, या तो फर्निश ही नहीं कर रहा है या फिर फर्निश कर रहा है लेकिन गलत फर्निश कर रहा है, उस केस में पेनल्टी लगाया जाएगा। पेनल्टी कितना रहेगा, तो पेनल्टी में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 तक का पेनल्टी यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो पेनल्टी कितना रहेगा, सो क्या दिया है, 100 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच ऑफेंसेस कंटिन्यू, और रुपीज 25,000 विच एवर इज लोअर। अभी तक हमने इस चैप्टर में जितनी पेनल्टीज देखी है हर जगह विच एवर इज हायर दिया हुआ था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या दिया, विच एवर इज लोअर बोला है। ठीक है, सो अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 100 रुपीज ईच डे और रुपीज 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये अमाउंट सीजीएसटी का एक्ट का दिया है, इक्विवेलेंट अमाउंट जो है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर भी लगाया जाएगा। सो सेक्शन नंबर 124 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 125, ये बात करता है जनरल पेनल्टी। सो ये सेक्शन क्या बोलता है, कोई भी पर्सन है जिसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया इस एक्ट के अंदर, और अगर उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन में पेनल्टी डिफाइन नहीं किया, उस केस में यहाँ पर बोला कि उसको जो है एक जनरल पेनल्टी यहाँ पर लगाया जा सकता है। और जनरल पेनल्टी कितना रहेगा, सो जनरल पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 का जनरल पेनल्टी उस पर लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये सेक्शन नंबर 126, ये बात करता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। तो जब भी पेनल्टी लगा रहे हो इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो इस सेक्शन के अंदर समझेंगे। सो पहला क्या दिया है, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड बाय एनी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। इन 3 केसेस में यहां पर बोला है कि आपको पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। सो कौन कौन से ऑफेंसेस है, पहला बोला है कोई भी माइनर ब्रीच है, अगर कोई पर्सन माइनर ब्रीच कर रहा है, माइनर ब्रीच किसको बोलते हैं, जहां पर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन रुपीज 5,000, 5,000 से कम बोला है, अगर 5,000 भी है तो वो माइनर नहीं रहेगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000 है तो उसको यहां पर माइनर ब्रीच बोलेंगे और कोई भी पेनल्टी यहां पर नहीं लगाया जाएगा। सेकंड क्या बोला है, कोई भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है अंडर लॉ, जहां पर जो आपने रिक्वायरमेंट पूरा नहीं किया है। और थर्ड क्या बोला है, एनी ऑफेंस और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजीली रेक्टिफाइबल एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब कोई भी ऐसा ओमिशन कर दिया है, मिस्टेक कर दिया जो कि इजीली रेक्टिफाइबल है। ठीक है, सो इन तीनों केसेस में बोला है कि ऑफिसर जो है आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाए। ठीक है, नो पेनल्टी। नेक्स्ट क्या दिया है,
केसेस इन्वॉल्विंग पेनल्टी बाय वे ऑफ आइदर फिक्स सम और परसेंटेज आर एक्सक्लूडेड। फिक्स सम पेनल्टी क्या होता है? देखिए, अगर आपका दिया हुआ है कि 10,000 रुपीज आपका पेनल्टी लगाया जाएगा, तो ये क्या फिक्स है, अमाउंट दिया हुआ है। या फिर नेक्स्ट दिया परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब 10% दिया है कि 10% हो गया, 20% ऑफ द टैक्स ड्यूज हो गया। सो अगर ये केसेस है जहां पर अमाउंट फिक्स है कि फिक्स सम के थ्रू दिया हुआ है या फिर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, वो केसेस यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं, वो केसेस सेक्शन नंबर 126 में कवर नहीं होंगे। इसमें कौन कौन से केसेस कवर होंगे? तो देखिए, जहां भी अमाउंट दिया हुआ है अप टू ₹25,000 या अप टू ₹50,000, तो उस केस में क्या हो रहा है, अप टू ₹25,000 बोला है, मतलब पेनल्टी जो है आप पे 2,000 की भी लगाई सकती है, या फिर 5,000 भी लगा सकते हैं, या फिर 10,000 भी लगा सकते हैं, या फिर 25,000 भी लगा सकते हैं। सो आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि कितना अमाउंट का पेनल्टी लगाना है? तो वो यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंपाइलर में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सो कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी जब भी आप पेनल्टी डिटरमाइन कर रहे हो? तो देखिए, आपको जो है जब पेनल्टी डिटरमाइन कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, और जब भी पेनल्टी डिसाइड कर रहे हो उससे पहले आपको एक जो भी अक्यूज रहेगा उस व्यक्ति को यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेनल्टी लगा सकते हो। पेनल्टी का जो है अमाउंट वो डिपेंड करता है ऑन द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कितना डिग्री है, डिग्री एंड सेवेरिटी ऑफ ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ और द रूल्स अलाइड अलेज। ठीक है, सो आपको देखना है कि कितना सीवियरिटी है उस ब्रीच का। उसके बाद जो भी आप ऑर्डर पास कर रहे हो पेनल्टी का, तो उसमें नेचर ऑफ ब्रीच आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा नेचर है ब्रीच का। और लास्ट क्या बोला, प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, मतलब जो लॉ के अंदर जिन प्रोविजंस के अंदर पेनल्टी लगाया जा रहा है वो भी यहाँ पर आपको यहाँ जो है ऑर्डर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी जब भी आप पेनल्टी लगा रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 127। ये बात करता है पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। तो देखिए, ये सेक्शन ने पावर दिया है प्रॉपर ऑफिसर को कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई भी पर्सन है जो लाइबल टू पेनल्टी है, जिस पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, लेकिन इन सारे ही सेक्शन में उस पर पेनल्टी नहीं लगी है। कौन कौन से सेक्शंस है? सेक्शन 62, 63 एंड 64, ये तीनों ही असेसमेंट एंड ऑडिट के सेक्शंस है। उसके बाद 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शंस है। और लास्ट कौन सा है? 129 एंड 130, ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के सेक्शन है। सो अगर इन सेक्शंस के अंदर कोई भी पर्सन पर पेनल्टी नहीं लग रही है, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उस पर्सन पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, तो वो यहाँ पर पेनल्टी लगा देगा आफ्टर गिविंग अ पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और उस पर पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 128, ये बात करता है पावर टू वेव पेनल्टी और फी और बोथ। मतलब देखो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका जो पेनल्टी है या फीस है वो वेव ऑफ कर सकता है। जो भी पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 या 123 या 125 या फिर लेट फी जो सेक्शन नंबर 47 के अंदर लगाई जाती है, ये सारी पेनल्टीज जो है गवर्नमेंट आपका वेव ऑफ कर सकता है अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट कोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 129। अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, 129 ये क्या बोलता है? डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। तो देखिए, ये सेक्शन क्या बोलता है, कोई भी पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वो ट्रांजिट में है, वो गुड्स ट्रांजिट में है, और अगर ऑफिसर को लगता है कि वो गुड्स जो है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो वो यहाँ पर उन गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है। सो जब भी गुड्स ट्रांजिट में है, तो आपके जो गुड्स है, जो गुड्स ले जाए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर सीज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, जो कन्वेंस है, जिस कन्वेंस के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, जिसमें भी वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो कन्वेंस को भी सीज किया जा सकता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू सच गुड्स और कन्वेंस शेल बी लाइबल टू डिटेंशन और सीजर, मतलब उनको भी यहाँ पर डिटेन कर सकता है या फिर सीज कर सकता है। सो 3 चीजें हमने देखी, गुड्स जो ले जा रहे हो आप, कन्वेंस जिस कन्वेंस में ले जाए जा रहे गुड्स को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन गुड्स के या कन्वेंस के रिलेटेड, इन तीनों ही चीजों को यहाँ पर डिटेन कर सकता है या सीज कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर डिटेन कर देता है या सीज कर देता है, तो उसको रिलीज कैसे करेंगे? तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, रिलीज ऑफ गुड्स, कन्वेंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पेनल्टी। तो यहाँ पर पेनल्टी दी गई, आप पेनल्टी पे करो और फिर आप जो है गुड्स को या कन्वेंस को रिलीज करवा सकते हो। इसमें यहाँ पर 2 केसेस दिया है। पहला दिया है ऑनर कम्स फॉरवर्ड, अगर ऑनर जो है, जो भी गुड्स का ऑनर है या कन्वेंस का ऑनर है, वो सामने से आ जाता है और यहाँ पर पेनल्टी अपना जो गलती है वो मान लेता है, शरीफ आदमी गलती मान के पेनल्टी पे कर देता है। ठीक है, सो अगर सीधा सामने से ही कम फॉरवर्ड आ गया तो पेनल्टी क्या दिया है? अगर जो गुड्स ले जाए जा रहे थे वो टैक्सेबल गुड्स है, तो यहाँ पर बोला है 200% ऑफ द टैक्स पेबल, जितना आपको टैक्स पे करना था उसका 200% यहाँ पर पेनल्टी का अमाउंट है। ठीक है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उस केस में क्या बोला? लोअर ऑफ 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना गुड्स के वैल्यू थे उसका 2% और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, इतना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा।
अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह दिया ऑनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, मतलब वो अगर सामने से आकर के पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या बोला है, अगर वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स का, टैक्सेबल गुड्स ले जा रहा है, तो उस केस में पेनल्टी दिया है हायर ऑफ 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल। कितना बोला है, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल, विच एवर इज हायर जो होगा उतना पेनल्टी लगाया जाएगा। और अगर गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स है, उस केस में क्या बोला है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कितना 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000, विच एवर इज लोअर। सो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। जो भी पेनल्टी यहां पर दी गई है ये सीजीएसटी एक्ट की, अगर एसजीएसटी एक्ट है या तो आपको जो है इक्विवेलेंट अमाउंट रहेगा, और अगर आईजीएसटी एक्ट है तो आपको ये डबल कर देना। अब जब भी डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर दिमाग ध्यान रखना क्या क्या चीज है। देखिए अगर 2% है तो यहाँ पर आईजीएसटी के एक्ट के अंदर 4% हो जाएगा, 25,000 का 50,000 हो जाएगा, 5% का 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाएगा, 25,000 का 50,000 हो जाएगा, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स का यहाँ पर 100% हो जाएगा। लेकिन आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। अगर ये वाला जो केस है 200 ऑफ टैक्स पेबल, यहाँ पर 200% ऑफ टैक्स पेबल, इस केस में यहाँ पर पेनल्टी डबल मत कर देना, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर सीजीएसटी का मेरा पेनल्टी जो टैक्स इन्वॉल्व था वो 9,000 रुपीज था, ठीक है, और एसजीएसटी के अंदर भी 9,000 है। अब पेनल्टी क्या बोला है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल। अगर मेरा टैक्स पेबल 9,000 है तो 200% 9,000 का कितना होता है, 18,000। सो मैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर कितना पे करूंगा, यहाँ पर 18,000, और एसजीएसटी एक्ट के अंदर कितना करूंगा, 18,000। और अगर केस है आईजीएसटी एक्ट का, तो उस केस में कितना हो जाएगा, आपका टैक्स ड्यू कितना था, 18,000, तो 18,000 का डबल कितना होगा, 36,000। सो वो ऑटोमेटिकली 36 यहां पर हो जाएगा। सो 200% का 400% मत कर देना, ठीक है। सो जब भी यहां पर पेनल्टी दिया हुआ है 200% ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स पेबल की बात आ रही तो यहां पर आईजीएसटी एक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 200% ऑफ आईजीएसटी पेबल, ठीक है। सो ये पेनल्टी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट के दिया, अगर असेसी चाहे तो क्या कर सकता है, अगर उसको गुड्स या कन्वेंस को छुड़ाना है डॉक्यूमेंट्स को, तो वो पेनल्टी के इक्विवेलेंट अमाउंट का सिक्योरिटी फर्निश कर सकता है। जितना पेनल्टी हमने यहाँ पर देखा उसके अमाउंट का इक्विवेलेंट अगर सिक्योरिटी भी फर्निश कर देता है तो यहाँ पर उसके गुड्स या कन्वेंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह दिया है, जब भी कोई प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को या कन्वेंस को डिटेन कर देता है या सीज कर लेता है, तो उसके 7 दिन के अंदर उसको नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। जो भी डिटेंशन या सीजर किया है उसका नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा द पेनल्टी पेबल। प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर नोटिस इश्यू करेगा, उसके बाद असीसी जो है अपना कुछ भी रिप्लाई अगर उसको देना है वो यहाँ पर अपना रिप्लाई सबमिट करेगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। जब सर नोटिस सर्व किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मेरा गुड्स को डिटेन किया गया था, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू करना है, उसके नेक्स्ट 7 days के अंदर अंदर यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब भी ऑर्डर पास करोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा आपको, जो भी असेसी को उसकी बात को सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट के दिया, ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नोटिस इशूड शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी। अगर असेसी पूरा प्रिस्क्राइब पेनल्टी यहाँ पर पेमेंट कर देता है उस केस में उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर कंक्लूडेड मान ली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट। ये क्या बोलता है, वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और ऑनर ऑफ सच गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद इन 15 days। मतलब देखिए, अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अमाउंट का पेनल्टी जो है वो पे नहीं कर पाया, उस केस में क्या बोला है, उसके जो भी गुड्स जो डिटेन किए या सीज किए उन गुड्स को यहाँ प्रॉपर ऑफिसर सेल कर सकता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकता है टू रिकवर द पेनल्टी अमाउंट। मतलब आपने अगर पेनल्टी पे नहीं किया, हमने पहले क्या किया, 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर नोटिस इशू किया, उसके बाद 7 दिन में ऑर्डर इशू किया। अगर आपने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया तो इसके आगे से नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट 15 days के अंदर अंदर आपके गुड्स को सेल कर दिया जाएगा या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा पेनल्टी का अमाउंट रिकवर करने के लिए। प्रॉपर ऑफिसर के पास यहाँ पर ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्या दिया, अगर जो भी डिटेन किया है, जो भी गुड्स सीज किया है, अगर उनका नेचर पेरिशेबल है या हैजार्डियस है, ठीक है, जो डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट इन द वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो 15 दिन भी नहीं चल पाएंगे, पहले ही खराब हो जाएंगे, तो इस केस में ये 15 days का टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है बाय प्रॉपर ऑफिसर। मतलब उससे पहले भी उन गुड्स को सेल कर सकता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। अब नेक्स्ट क्या दिया है, वेयर द ट्रांसपोर्टर गेट्स फर्दर द ट्रांसपोर्टर कैन गेट द कन्वेंस रिलीज। मतलब देखिए, अब मैं अपने गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ पर जीपीएस सर्विस में ले रहा हूँ, वो ट्रांसपोर्टर अपने ही ट्रक में मेरे गुड्स को लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ट्रक पकड़ा गया तो क्या हुआ, मेरे गुड्स भी यहाँ पर सीज हो गए और उसका ट्रक भी यहाँ पर सीज कर लिया गया। तो अब अगर ट्रांसपोर्टर चाहे
तो वो यहाँ पर अपने कन्वेंस को छुड़ा सकता है। कैसे छुड़ा सकता है? या तो पेनल्टी पे कर दो, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर है वो पेनल्टी पे कर दे। ऐसे जो सप्लायर है जिसके गुड्स है वो अगर पेनल्टी पे नहीं कर रहा है तो या तो ट्रांसपोर्टर पे कर दे, या फिर नेक्स्ट क्या बोला है, 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर दे ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। और अगर आईजीएसटी का केस है तो 2 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस। सो इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस है उतना पेनल्टी पे करके वो अपना कन्वेंस यहाँ पर रिलीज करवा सकता है। ठीक है, क्या देखा हमने इस सेक्शन के अंदर, समझो। जब भी प्रॉपर ऑफिसर डिटेन करता है तो 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करेगा, उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। अगर इतने टाइम में पेनल्टी पे नहीं किया तो 15 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन ऑर्डर पास किया ये टाइम पीरियड से लेकर के 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर आपके गुड्स सेल कर दिए जाएंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके नेचर ऐसा है जो पेरिशेबल है या हेजार्डियस नेचर के गुड्स है तो 15 दिन का टाइम पीरियड जो है वो लेस भी हो सकता है, उससे पहले भी आपके गुड्स सेल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट के लिए, अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो वो अपने कन्वेंस को रिलीज करवा सकता है। रिलीज कैसे करवाएगा? या तो पेनल्टी पे कर दो या फिर 1 लाख रुपीज पे कर दो अंडर सीजीएसटी एक्ट। अगर आईजीएसटी एक्ट का केस है तो 2 लाख रुपीज आप पे कर दो। सो विच एवर इज जो लेस रहेगा, विच एवर इज लोअर जो है आपको पेमेंट करके आप अपना कन्वेंस को छुड़वा सकते हो। सेक्शन नंबर 130 ये बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। मतलब देखिए, अब जो है गुड्स या कन्वेंस को माना जाएगा कि वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। तो यहाँ पर सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है, इन सिनेरियोज में माना जाएगा कि गुड्स और कन्वेंस जो है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। कौन कौन से दिए हुए हैं? तो पहला दिया सप्लाईज और रिसीव गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। मतलब कोई भी गुड्स को सप्लाई करे हुए रिसीव करे जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या रूल्स को कॉन्ट्रावेन करते हैं और उनका उद्देश्य जो है वो टैक्स इवेजन का है। नेक्स्ट, डज नॉट अकाउंट एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स। मतलब कोई भी गुड्स को सप्लाई कर रहा है लेकिन उसको अकाउंट ही नहीं कर रहा, उसको रजिस्टर नहीं कर रहा, उस पर टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है। थर्ड, कोई भी सप्लाई कर रहा है एनी गुड्स लायबल टू टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना था लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है और आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्या दिया, कॉन्ट्रावेन एनी एक्ट और रूल्स विद द पर्पज ऑफ टैक्स इवेजन। और लास्ट क्या बोला, यूज एनी कन्वेंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, अगर कोई भी कन्वेंस को यूज कर रहे हो एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो भी आप प्रोविजंस जो है यहाँ पर कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, तो इन केसेस के अंदर गुड्स या कन्वेंस जो है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर ऑनर ऑफ द गुड्स जो है वो प्रूव कर देता है कि जो भी गुड्स जो भी कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है वो उसके नॉलेज में नहीं है, विदाउट हिज नॉलेज है, मतलब उसको जानकारी नहीं है, वो तो सीधा आदमी है, ठीक है, और अगर उसको कोई भी जानकारी नहीं है कॉन्ट्रावेंशन की, उस केस में उसका कन्वेंस जो है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जो भी गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस shall be liable to confiscation and the person shall be liable to pay penalty under section 122। 120 के अंदर हमने जो पेनल्टी देखा वो यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, अगर गुड्स या कन्वेंस जो है वो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब नेक्स्ट क्या दिया है, सेक्शन नंबर 130 सबसेक्शन 2 ये बात करता है ऑप्शन टू पे रिडम्पशन फाइन। अब देखिए, जब भी कोई कन्वेंस या गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाता है तो यहाँ पर जो भी अक्यूज रहता है उसको एक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, कि या तो आपके गुड्स को या कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर दे या फिर आप जो है फाइन यहाँ पर पेमेंट कर दो, फाइन का या पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पर पे कर दो। ठीक है, तो आप पर फाइन लगाया जाएगा और फाइन का अमाउंट कितना रहेगा, तो देखिए, फाइन लेवेबल अंडर सेक्शन 129(1) shall be less than equal to market value of the goods confiscated less tax charge thereon। मतलब देखिए, अगर आप जो भी गुड्स का कॉन्फिस्केट किया आपको गुड्स, उसका वैल्यू 20 लाख रुपीज है, ठीक है, और अगर उस पर टैक्स का अमाउंट जो है वो 4 लाख रुपीज है, तो यहां पर लेस करने के बाद कितना आता है, 16 लाख रुपीज। सो ये जो फाइन का अमाउंट है, फाइन लेविएबल जो है, ये मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है, तो 16 लाख तक। ठीक है, उससे ज्यादा कभी आप फाइन लेवी नहीं कर सकते। सो आप 1 लाख लगा सकते हो, 2 लाख का फाइन लगा सकते हो, अप टू आपका कितना है, 16 लाख रुपीज तक। सो ये फाइन का अमाउंट हमेशा कम होगा, किससे, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स चार्ज अमाउंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the penalty equal to 100% of the tax payable। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये प्रोविजो क्या बोलता है कि देखिए, जो भी आप फाइन लेवी कर रहे हो, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप फाइन कितना भी लगा सकते हो, अप टू एन अमाउंट ऑफ 16 लाख। ठीक है, सो आप जितना भी फाइन लगाते हो तो फाइन और पेनल्टी का अमाउंट मिलकर के 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो वहां तक इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स का अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपीज यहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, सो आप जितना भी फाइन या पेनल्टी इंपोज कर रहे हो वो एटलीस्ट इस 4 लाख के इक्विवेलेंट तो होना चाहिए। सो फाइन प्लस पेनल्टी इक्वल टू आपका जो टैक्स अमाउंट है उतना होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, वेयर
एनी सच कन्वेंस इज यूज्ड फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर फॉर हायर, मतलब हायर बेसिस पे आपने हायर किया है गुड्स को या कैरिज को, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। उस केस में क्या बोला है, जो भी ऑनर है, अब देखिए गुड्स तो मेरे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है उसका ट्रक भी यहाँ पर जमा कर लेंगे। तो क्या बोला है, जो भी ऑनर ऑफ द कन्वेंस है वो अगर चाहे तो यहाँ पर 100% ऑफ द टैक्स पेबल, जितना टैक्स का पेमेंट है वो कर दे। सप्लायर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो पर्सन जो ट्रांसपोर्टर है वो 100% पे कर देता है टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ पर उसका जो भी कन्वेंस है वो यहाँ पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, पीओ में आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर प्रोसीडिंग्स एंड आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, मतलब यहाँ पर आपको 3 महीने का टाइम देगा कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है आप फाइन का अमाउंट पे कर दो। अगर आपने 3 महीने में फाइन का अमाउंट पे नहीं किया तो आपके जो भी गुड्स है या कन्वेंस है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 130। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 131। ये बात करता है कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। तो क्या बोलता है, जब जो भी हम यहाँ पर देख रहे कॉन्फिस्केशन का, अगर आपके गुड्स को या कन्वेंस के ऊपर जो है कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है और पेनल्टी लगाया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी अलग और एनी अदर प्रोसीडिंग्स में ऑल्सो भी इनिशिएटेड और कंटिन्यू, मतलब इसी एक्ट के अंदर कोई और प्रोसीडिंग्स भी आप पर लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कोई अरेस्ट का प्रोविजंस हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, या फिर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये प्रोसीडिंग्स भी आप पर लगाई जा सकती है। कॉन्फिस्केशन के प्रोसेस और ये अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस जो है वो साथ में यहाँ पर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सेक्शन नंबर 132। ये बात करता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पर पनिशमेंट के दिए हुए हैं कुछ ऑफेंसेस के लिए। कौन कौन से ऑफेंसेस है, तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लिस्ट आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 122 के अंदर हमने एक लिस्ट देखा था, उसी में से कुछ चीजें हटा दी, बाकी सेम पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा आपको सर्टेन ऑफेंसेस के अंदर। हमने सेक्शन 122 में देखा था कि आपको पेनल्टी कितना पे करना है, ठीक है। ये सेक्शन बात करता है कि पनिशमेंट कितना लगेगा, मतलब आपको इंप्रिजनमेंट की बात करता है सेक्शन नंबर 132। दोनों सेक्शन में कंफ्यूज मत होना, 122 पेनल्टी की बात करता है, 132 इंप्रिजनमेंट की बात करता है, ठीक है। सो अगर आपने ये कोई भी ऑफेंसेस यहाँ पर कमिट किए हैं, तो क्या बोला है, अगर आपका अमाउंट जो है वो अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो एक्सीड करता है 5 करोड़ को, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, उस केस में इंप्रिजनमेंट आपका यहाँ हो सकता है मिनिमम 6 months का और अप टू 5 years तक विद फाइन, मतलब 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की जेल आपको यहाँ पर हो सकती है अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो एक्सीडिंग 5 करोड़ है। नेक्स्ट, अगर अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो एक्सीडिंग 2 करोड़ है बट अप टू ₹5 करोड़ है, 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का अमाउंट इन्वॉल्व है, उस केस में क्या बोला है, मिनिमम 6 महीने का जेल हो सकता है और मैक्सिमम कितना 3 years विद फाइन, 3 years तक का आपको जेल यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है, इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग इन वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब आप अगर फेक इनवॉइसेस यहाँ पर बना रहे हैं, एक्चुअल में कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है और फेक इनवॉइसेस कर रहे हो, तो ये फेक इनवॉइसेस को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो जिसका अमाउंट इन्वॉल्व है एक्सीडिंग ₹1 करोड़ अप टू ₹2 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक का अमाउंट जो है इन्वॉल्व है, उस केस में आपको इंप्रिजनमेंट कितना रहेगा, मिनिमम 6 months अप टू 1 year विद अ फाइन, मतलब 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की आपको यहाँ पर इंप्रिजनमेंट लगाया जा सकता है। सो 132 सेक्शन में क्या देखा हमने, 132 बात करता है इंप्रिजनमेंट की, 122 बात करता है पेनल्टीज की। इंप्रिजनमेंट कितना लगेगा, तो देखिए अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो 6 महीने से लेकर के 5 साल की जेल हो सकती है। अगर अमाउंट आपका 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ है तो इंप्रिजनमेंट 6 months से लेकर के 3 years तक का हो जाएगा विद फाइन। और अगर आप कोई भी फेक इन्वॉइसेस इशू कर रहे हो जिसमें एक्चुअल सप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इन्वॉइसेस इशू कर रहे हो, उस केस में अगर आपका अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ है अप टू ₹2 करोड़, तो आपका जेल जो है वो 6 महीने से लेकर के 1 year तक का आपको यहाँ पर जेल हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ एनी पर्सन कमिट्स ऑफेंसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स, मतलब फॉल्सिफाई कर रहे हो इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को, उस केस में क्या बोला है, आपका इंप्रिजनमेंट जो है वो अप टू 6 months विथ फाइन यहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है। सो इंप्रिजनमेंट कितना रहेगा, 6 months और फाइन और बोथ यहाँ पर लगाया जा सकता है अगर आप फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इन केस ऑफ रिपीटेटिव ऑफेंस, मतलब देखिए ये जो ऑफेंसेस हमने देखे यहाँ पर इंप्रिजनमेंट का टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम पीरियड तक इंप्रिजनमेंट लगाया जा सकता है। अगर आप कोई भी रिपीटेटिव ऑफेंस कर रहे हो, मतलब पहले भी गलती कर चुके हो, आपका काम ही ऐसा ही है, तो उस केस में क्या बोला है कि आपको अमाउंट देखना ही नहीं, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो देखना ही नहीं है, सीधा आपको जो है 5 years तक का, अप टू 5 years तक का आपको यहाँ पर जेल हो सकता है, ठीक है। और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा अगर आपका ऑफेंस जो है वो रिपीटेटिव ऑफेंस है। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल ऑफेंसेस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल,
नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल क्या होता है, जो लेस सीरियस ऑफेंस रहते हैं, इसके अंदर आपको जब भी आप किसी पर्सन को जेल पे ले जा रहे हो, जिसको अरेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये कौन सा होता है, जो सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस होता है, यहाँ पर आपको अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है जेल में डाल सकते हो बंदे को, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल यहाँ पर रहेंगे। एक्सेप्ट क्या बोला, इंस्टेंसेस कवर बाय ए टू बी वेयर द अमाउंट एक्सीड्स 5 करोड़। मतलब ए से लेकर के डी तक, ये जो लिस्ट हमने दिया है, इन चार केसेस के अंदर, ए से लेकर के डी तक, इन चार केसेस के अंदर क्या बोला है, अगर आपका अमाउंट जो है वो 5 करोड़ को एक्सीड करता है, उस केस में आपको यहाँ पर ऑफेंस जो रहेगा वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सेक्शन नंबर 133। ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्संस। मतलब देखिए, जो भी ऑफिसर आपका कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, ठीक है, जो भी ऑफिसर को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, डिटेल्स दे रहे हो, तो उसको जो है वो यहाँ पर ब्रीच नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकता, वो किसी और को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिकली। तो क्या बोला है, ऑफिसर एंगेज्ड अंडर दिस एक्ट willfully discloses any information or the content of any return otherwise than in execution of his duty। मतलब वो ऐसे ही willfully कहीं डिस्क्लोज कर रहा है, उस केस में उस ऑफिसर पे भी यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और इसको कितना बोला है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने की उसको जेल भी हो सकती है, और साथ में फाइन लगाया जाएगा अप टू ₹25,000 और बोथ, ठीक है। सो अगर कोई ऑफिसर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहा है तो उसको 6 महीने की जेल और साथ में 25,000 का यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर वो एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको यहाँ पर प्रायर सेंशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। और अगर कोई पर्सन है जो अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस केस में प्रीवियस सेंशन ऑफ कमिश्नर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो भी पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट लगाने से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 134। ये बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये सेक्शन क्या बोलता है कि देखिए, जब भी आप पर कोई भी पेनल्टी या इंप्रिजनमेंट लगाया जाता है, तो कोई भी पर्सन जो है कोर्ट पे जाकर के यहाँ पर कॉग्निजेंस नहीं ला सकता, मतलब वो यहाँ पर स्टे नहीं ला सकता, ठीक है। सो नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर एक्सेप्ट विद द प्रायर सेंशन ऑफ कमिश्नर। आपको कमिश्नर का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, तो वो कोर्ट एटलीस्ट जो है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कैटेगरी का होना चाहिए जीएसटी के मैटर्स को इंटरफेयर करने के लिए, ठीक है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, सेक्शन नंबर 135। ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। ये क्या होता है, देखिए, कोई भी प्रोसिक्यूशन अगर चल रहा है आपका, तो ऐसा माना जाएगा कि जो भी अक्यूज्ड पर्सन है वो कल्पेबल मेंटल स्टेट है उसका, मतलब क्या है, उसको सारी चीजें पता है, उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज है, वो हर चीज की समझ है, मतलब सूझबूझ वाला व्यक्ति है, ठीक है। सो कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या होता है, इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिवेशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड बिलीफ एंड रीजंस टू बिलीव। सो वो सारी चीजों को ध्यान में रखता है, उसको सारी चीजें पता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 136। ये बात करता है रेलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब देखिए, जब भी आपसे कोई भी समन आपको किया गया, ठीक है, सेक्शन नंबर 70 के अंदर कोई भी पर्सन को समन करके बुलाया गया, उससे कोई इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट लिया गया, तो वो स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका यहाँ पर पेनल्टी डिसाइड होगा, ठीक है। अब अगर कोई भी पर्सन डेड हो जाता है या कैन नॉट बी फाउंड, तो जो भी उसने डिटेल दिया, जो भी उसने एविडेंस यहाँ पर फर्निश किया, उसके बेसिस पे यहाँ पर उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, इवन दो कि वो पर्सन जो है वो डेड हो चुका है, ठीक है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 137। ये बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। मतलब देखिए, अब जो भी कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस करता है, तो कंपनी को तो जेल में डाल नहीं सकता है, तो क्या बोला, एवरी पर्सन, डायरेक्टर और मैनेजर या सेक्रेटरी जो है या एनी अदर ऑफिसर हु एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस वाज इन चार्ज, उन व्यक्ति पर जो है यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उन पे जो है सारे प्रोविजंस लगाए जाएंगे, ठीक है, जो भी गिल्टी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर केस है कोई पार्टनरशिप फॉर्म का या एलएलपी का या एचयूएफ का, उस केस में कौन व्यक्ति को गिल्टी मानेंगे, तो जो भी पार्टनर है या कर्ता हो गया या मैनेजिंग ट्रस्टी है, ये डीम टू बी गिल्टी माने जाएंगे और इन पर जो है पेनल्टी यहाँ पर इम्पोज की जाएगी। अब नेक्स्ट क्या दिया, इफ द अक्यूज्ड पर्सन प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैज एक्सरसाइज ऑल हिज ड्यू डिलिजेंस। मतलब अगर कोई भी पार्टनर है या कोई डायरेक्टर है जो प्रूव कर देता है कि भैया मेरा जो है इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा को कोई नॉलेज नहीं था, या फिर उसने जो है अपना एक्सरसाइज किया ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस उसकी एंड पे नहीं था, उस केस में उसको छोड़ दिया जाएगा और उसको पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 138।
इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 3 सेक्शन ही अच्छे से आपको करना है। एक सेक्शन नंबर 122 हमने देखा, स्पेसिफाइड ऑफेंसेस वाला। उसके बाद सेक्शन नंबर 129 जो गुड्स या कन्वेंस को आपके ट्रांजिट में रोक लिया जाता है और पेनल्टी लगाई जाती है। और थर्ड सेक्शन नंबर 138 ये बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? तो देखिए, कंपाउंडिंग मींस पेमेंट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। मतलब जिस व्यक्ति के पास पैसा है तो वो क्या बोलता है कि भैया मुझे प्रोसिक्यूशन में नहीं जाना है, मुझे जो है आप जो भी चाहिए पैसा ले लो लेकिन प्रोसिक्यूशन में नहीं जाना। तो वो क्या करता है? मींस पेमेंट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। इट कैन बी आइदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। मतलब क्या बोलता है? देखिए, आप जब भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो रहा है तो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तो पे करना ही है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आप यहां पर कंपाउंडिंग में जा रहे हो। नेक्स्ट क्या दिया है? However, following offenses shall not be compounded. कौन कौन से offenses कंपाउंडिंग नहीं हो सकते हैं? देखिए, any person who is allowed to compound once in respect of any offenses specified in section number 132(1). 132(1) के अंदर हमने जो लिस्ट देखा ऑफेंसेस था, वो अगर आप एक बार करते हो तो कंपाउंडिंग हो जाएगा, लेकिन आप रिपीटेटिव यहां पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम आपको कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसको सिर्फ वंस आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है? अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 132(1)(b). ये कौन सा ऑफेंसेस थे? जहां पर आप फेक इनवॉइसेस दे रहे हो, ठीक है, आप कोई एक्चुअल में सप्लाई नहीं कर रहे हो, फेक इनवॉइसेस इश्यू कर रहे हो, तो वो यहां पर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला? पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी कन्विक्टेड है। तो लास्ट क्या बोला? एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन और ऑफेंसेस एज में बी प्रिस्क्राइब। सो इन केसेस में जो है कंपाउंडिंग यहां पर नहीं अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, जब भी कंपाउंडिंग कर रहे हो, provided that any compounding allowed under the provisions of this section shall not affect the proceedings if any instituted under any other law। मतलब अगर इस सेक्शन में कंपाउंडिंग हो रहा है तो कोई अदर प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर वो इंटरवीन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोवाइडेड द कंपाउंडिंग जब भी आप कर रहे हो तो आपका टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो अमाउंट है वो आप पे कर दोगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर कंपाउंडिंग में जा सकते हो। अब कंपाउंडिंग का अमाउंट कितना रहेगा? तो देखिए, मिनिमम अमाउंट यहाँ पर बोला है नॉट लेस देन 25% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। जितना टैक्स इन्वॉल्व है उसका 25% मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम कितना बोला है? नॉट मोर देन 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। सो 25% से लेकर के 100% तक यहाँ पर आपके कंपाउंडिंग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए रिगार्डिंग एक रूल दिया है, रूल नंबर 162 सबसेक्शन 3 अमेंडमेंट है। इसमें यहाँ पर केसेस दिए कि कौन से सेक्शन में जो है कितना लगाएगा। आपको यहाँ पर मिनिमम दिया है 25%, मैक्सिमम दिया है 100%। सो ये जो आपको है डिसाइड कैसे करना है, तो देखिए ये सेक्शन दिया हुआ है, अगर इन सेक्शन में फॉल करता है तो मिनिमम 50% रहेगा, मैक्सिमम 75% रहेगा, ठीक है। तो ये टेबल आप एक बार देख सकते हो। अगर आप कोई भी इनमें से ऑफेंसेस कमिट करते हो तो आपको इतना कंपाउंडिंग आपका ऑफेंसेस का हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ क्या दिया है? अगर कोई भी पर्सन है जो मोर देन 1 सेक्शन में फॉल कर रहा है, मान लीजिए कोई इस सेक्शन में भी फॉल कर रहा है और इस सेक्शन में भी फॉल कर रहा है, 2 सेक्शन में फॉल कर रहा है, तो उस केस में पेनल्टी कितना लगाया जाएगा, ये कंपाउंडिंग कितना होगा? तो जो भी हायर अमाउंट होगा, हायर कंपाउंडिंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी हम हायर होगा उतना यहाँ पर कंपाउंडिंग किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। 12 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर के अंदर काफी सारी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो आपको एक बार में सारी चीजें याद नहीं होगी, रिपीटेटिव आप इस वीडियो को देखना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना आपको इस चैप्टर पे ग्रिप आएगा, ठीक है। स्पेशली जो केसेस दिए हुए सेक्शन नंबर 129 के लिए, जब ड्राइवर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड एंड ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, वो जो टेबल था उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से आप इसको कवर अप कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।